हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए नया प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। 15 प्रैक्टिस सेट हमारे खत्म हो गया। आज 16वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन है। तो हम ये सॉल्व कर रहे हैं और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स जो है ना वहाँ से उठाए जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको सॉल्व करो। आज हम इकोनॉमी का सेट लगाने वाले हैं। किसका? इकोनॉमिक्स का आज हम सेट लगाएंगे। ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो 15 सेट लगा ले जाके, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। हर सेट में मिनिमम आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे ही। ठीक है। तो चलिए, आज नया सेट है, प्रैक्टिस सेट हमारा प्रीवियस क्वेश्चंस का, इकोनॉमी का। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था? तो मानव विकास सूचकांक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मानव के विकास के सूचकांक कौन कौन से आधार पर मानव का विकास सुनिश्चित करना चाहिए, कौन कौन से आधार हैं उसको लेकर। तो इसको विकसित किया था किसने? अमर्त्य सेन ने, एस कादिर ने, अल्वो मेंडल ने या महबूब उल हक ने? तो मानव विकास सूचकांक को विकसित करने का जो काम किया था वो महबूब उल हक ने किया था। किसने किया था? महबूब उल हक ने किया था। ध्यान रखेंगे, ये पाकिस्तान मूल के थे। तो महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को निकाला था। उसके बाद इसमें बहुत सारे काम होते गए। अच्छा, पहली बार मानव विकास सूचकांक कब प्रकाशित किया गया था? ये कमेंट करके बताओ अगर पता हो किसी को तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक का भारत के घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? मतलब कौन सा इनमें से किस एक का है भारत के घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? जमा धनराशियों का, करेंसी का, भौतिक परिसंपत्तियों का, शेयर एंड डिवेंचर का। तो यहाँ पर बोला कि भारत के घरेलू बचत में, जो भारत की घरेलू बचत है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है? क्या जमा राशियों का, जो लोग जमा करते हैं रुपए, राशि वगैरह जमा करते हैं, क्या उसका है? क्या करेंसी वगैरह का है? या भौतिक परिसंपत्तियों का है? या शेयर्स एंड डिवेंचर्स का है? तो देखो, शेयर्स तो नॉर्मल भारत में इतने लोग जानते नहीं है। खैर, अब फिर भी बहुत सारे लोग जानने लगे हैं शेयर्स वगैरह बारे में, लेकिन इतना ज़्यादा अभी भी जानकारी का अभाव है शेयर्स एंड डिवेंचर्स के बारे में। बाकी करेंसी का इतनी बड़ी मात्रा में घरेलू बचतों में कोई हिस्सा है नहीं। जमा धनराशि इतना होती नहीं है। जमा में क्या है कि वो भी जमा धनराशि भी आपकी शेयर्स में लगती है। अगर आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट देते हैं, लेकिन उससे वो पैसा कहाँ कमाते हैं? शेयर्स एंड डिवेंचर्स से। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपके बैंक वाले ही आपके पैसे का फ़ायदा उठाते हैं पूरा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? भारतीय घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का है। भारत में भौतिक परिसंपत्तियाँ जो है ना, उसमें लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें खरीदने का उनको शौक होता है, खासकर प्रॉपर्टी वगैरह में, भौतिक परिसंपत्तियों का। तो भारतीय घरेलू बचत में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? भौतिक परिसंपत्तियों का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर एक ही समय के लिए कीमत और मौद्रिक आय दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो वास्तविक आय का क्या प्रभाव पड़ता है? वो कीमतें भी बढ़ रही हैं और आय भी बढ़ रही है। क्या बढ़ रहा है? कीमतें भी बढ़ रही हैं तो आय भी बढ़ रही है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दोगुनी हो जाएगी जो हमारी वास्तविक आय है, आधी रह जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, या कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती हैं। तो जब दोनों हो रही हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? कीमतें भी और मौद्रिक आय भी दोगुनी हो रही है, तो वास्तविक आय पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो वास्तविक आय आपकी अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। तो ध्यान रखेंगे, 3 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे इसको, सी अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना, जहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों काम करते हैं। दूसरा है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की में प्रतिस्पर्धा, जहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में दोनों में कंपटीशन चढ़ा होता है। निजी क्षेत्र पर विशेष बल देना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जहाँ पर सार्वजनिक, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। क्या करते हैं? दोनों मिलकर काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ध्यान रखें। तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है, यहाँ पर सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों पर का सह अस्तित्व है। ठीक है, तो 4 का इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या है? तो देखो, तीसरे क्षेत्र का अंश पूछ रहा है। जीडीपी घटता है फिर बढ़ता है, या बढ़ता है या स्थिर रहता है? तो देखो, आपको सबसे पहले क्षेत्र पता होना चाहिए कि पहला क्षेत्र क्या होता है। देखो, पहले क्या होता है? उत्पादन। पहला क्षेत्र क्या करता है? उत्पादक। तो पहला क्षेत्र होता है उत्पादक का, और दूसरा क्षेत्र होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग का, और तीसरा क्षेत्र होता है सर्विस का। तो यहाँ पर तीसरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर की। तो अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो वो खेती किसानी, मतलब जो भी चीज़ है लैंड से उपज रही है, खेती किसानी वगैरह। दूसरा है कि उसको प्रोसेस करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, इंडस्ट्री वगैरह लगाना, और तीसरा है आपका सर्विस सेक्टर। तो तृतीय क्षेत्र का अंश जीडीपी में, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? क्या घटता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। घटता है फिर बढ़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या स्थिर रहता है? ये भी नहीं हो सकता है। बढ़ता है हमेशा। तो ध्यान रखना तीसरे क्षेत्र का। भारत में इस समय जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है वो तीसरा क्षेत्र ही दे रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सर्विस सेक्टर। तो 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारण है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो है ना वो कम क्यों है? तो इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है? देखो, यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले देखते हैं हम कृषि का आधुनिकीकरण। क्या उत्तर प्रदेश में जो कारण है
कृषि का आधुनिकीकरण, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता का कारण क्या है? तो कृषि का आधुनिकीकरण, तो क्या ये है या तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था? देखो तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था तो है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वन तो है सब में, तो सी वाला एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा हमें साहसीपन का अभाव होना, ठीक है, क्या होना? साहसीपन का अभाव होना। तीसरा है अपर्याप्त अधोसंरचना सुविधाएं, ये भी ठीक है। तो 1 और 3 तो होगा। तो 1 और 3 कहाँ पर है? देखो 1 to 4 यहाँ नहीं है, 1 यहाँ नहीं है, 1 और 3 यहाँ पर है, 1 और 3 यहाँ पर है। तो चलिए देख लेते हैं, इन दोनों में से एक ही होने वाला है, बी और डी में एक होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कृषि का आधुनिकीकरण। तो निम्नता का कारण क्या? कृषि का आधुनिकीकरण है? नहीं। साहसीपन का अभाव, तो ये नहीं होगा, साहसीपन का अभाव हो जाएगा। तो 6 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 6 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखो इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील या अल्प विकसित? इस टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभी मिश्रित वगैरह पूछ देते हैं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है। अभी हम विकासशील हैं, अभी हम बढ़ रहे हैं आगे, हम पूरे पिछड़े भी नहीं हैं और हम विकसित भी नहीं हुए हैं, ना हम अल्प विकसित हैं। तो हम किस श्रेणी में आ रहे हैं? तो हम कह सकते हो सेकंड टॉप में आ रहे हैं, और कुछ टाइम बाद हम 2030-40 तक तो हम टॉप, 2047 तक हम टॉप हो जाएंगे, 40 के बाद। तो हम कैसे हैं? विकासशील है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 7 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे आधारित है? गांधीवादी व्यवस्था पर, ठीक है, या समाजवादी व्यवस्था पर, या पूंजीवादी व्यवस्था पर, और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर? तो जो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था है किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। 8 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, 8 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार इसको रिपीट करते हैं कि कौन सी जो मैगजीन वगैरह निकलती है, कोई रिपोर्ट वगैरह निकलती है, तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो एनर्जी स्टैटिक्स जो होता है इसका प्रकाशन कौन करता है? केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान योजना आयोग करता है, विद्युत वित्त निगम लिमिटेड करता है, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है? तो एनर्जी स्टैटिक्स को निकालने का काम जो करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। सेंट्रल स्टैटिकल आपका CSO ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डी 9 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का कि 1980 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद की कुल राशि में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी को कैसे दर्शाया गया है? तो 1980 से जो भारत की GDP में कुल राशि है उसमें तीसरे हिस्से को कैसे दर्शाया गया? मतलब तीसरे क्षेत्र को, मतलब वही सर्विस सेक्टर को कैसे दर्शाया गया? ना बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाई गई, ना बढ़ने की प्रवृत्ति, यहाँ पर ना घटने की प्रवृत्ति होगा, ठीक है, ध्यान रखना, बढ़ने नहीं होगा या घटने होगा। तो इसको हटा देते हैं। स्थिर बनी है या घटती बढ़ती रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि ना बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है, तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी को। ना घटने, सॉरी, यहाँ पर होगा, तो इसको बढ़ने या घटने दोनों में से किसी को कर लेना, तो यहाँ पर घटने की प्रवृत्ति होगी कि ना घटने की। तो तीसरे क्षेत्र का जो हिस्सा है 1980 से लगातार वो बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना घटने की प्रवृत्ति दर्शाया गया। तो 10 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर। तो 10 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि 1980 के बाद से भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद है GDP में जो तीसरे क्षेत्र का योगदान है सर्विस सेक्टर का, उसको ना घटने की प्रवृत्ति के तौर पर दर्शाया गया है, वो घटा नहीं है, वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो उसको लगातार देखते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो, इस तरीके से हम प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। और सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस के लिए तो है ही, बाकी यूपी के जितने भी एग्जाम्स उसके लिए, और NDA CDS सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से उठाए गए हैं। तो उसको देखो, लगातार पढ़ते रहो, लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।